आलू बेचने वाली बनी करोड़पति घर की बहू। ठंड की ठिठुरती हुई सुबह के साथ रीमा की नींद खुलती है। नींद खुलते ही वो देखती है कि उसके पिता जमीन पर पड़े हैं और पूरे घर में शराब की बदबू फैल जाती है। कांपती ठंड में रीमा घर का सारा काम करती है और अपनी आलू की टोकरी के पास जाकर अपनी पैसों की पोटली ढूंढती है। पर उसको वो पोटली तो मिलती है, पर उसमें रखे पैसे नहीं मिलते और वो अपने पिता को जगाती है। पिताजी, उठिए। पिताजी, मैंने अपनी पोटली में पैसे रखे थे, वो मिल नहीं रहे हैं। पिताजी, उठिए। रीमा के पिता उसे जोर से धक्का देते हैं और उनकी आंख खुलते ही बोलते हैं, अरे क्या है, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हैं? मेरे मेहनत के पैसे कहाँ गए पिताजी? मुझे आज मंडी से नए आलू लाने थे और घर में थोड़ा भी राशन नहीं है। मुझे घर के लिए राशन लाना था। तू क्या अब मुझसे हिसाब लेगी? मैंने सारे पैसों की शराब पी ली। तेरी माँ मर गई पर तुझे मेरे सर पर छोड़ दी। अब तू भी मेरा जीना हराम करेगी? जाकर बेच वो सड़े हुए आलू। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वही पुरानी फटी हुई सूट पहनी, फटी स्वेटर पहने, सर पर आलू की टोकरी उठाकर निकल पड़ी। गली से गुजरते वक्त पड़ोस में रहने वाली काकी ने उसे रोका और उसे बोली, बेटी, जरा इधर तो आना। रीमा उनके पास जाती है। उन्होंने अपने घर से 2 गरम रोटियां और थोड़ा सा गुड़ निकालकर रीमा के हाथ में रखा और बोली, खा ले, खाली पेट लड़ाई नहीं लड़ी जाती। मैं जानती हूँ कि तूने रात से कुछ नहीं खाया है। खाने को देखते ही रीमा की आंखों में आंसू आ गए। तभी वो काकी को बोलती है, काकी, आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कुछ नहीं होता बेटी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बस तू हिम्मत मत हारना रीमा। कम्मो काकी की दी हुई रोटी को खाकर रीमा सब्जी मंडी की तरफ चल देती है। सब्जी मंडी में एक कोने में बैठकर आवाज लगाने लगती है, आलू ले लो, ताजे आलू, आलू ले लो। रीमा के आलू बहुत पुराने हो जाते हैं, इसलिए कई ग्राहक आते हैं, पर उसके आलू ज्यादा बिक नहीं पाते। आलू पुराने होने की वजह से ग्राहक आलू नहीं खरीदते हैं। कुछ ग्राहक उस पर तरस खाकर उससे कुछ आलू खरीद लेते हैं। शाम हो जाती है और ठंड बढ़ जाती है, पर उसके आलू नहीं बिकते। रीमा मन में सोचती है, आज भी आलू नहीं बिके, ऐसे तो मैं कल भी नए आलू नहीं खरीद पाऊंगी। घर में राशन भी नहीं है, इन कुछ पैसों से मैं घर के लिए राशन खरीद लूंगी। कांपते हुए रीमा अपने घर पहुंचती है, जहां उसके पिता दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यहीं उसके पिता बोलते हैं, आ गई तू? इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तब से तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ। अब जल्दी से पैसे मुझे दे दे। पर पिताजी, आज तो ज्यादा कमाई ही नहीं हुई है और मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, जिससे मुझे घर का राशन लाना है, नहीं तो हम खाएंगे क्या? तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा ना कि मुझे पैसे चाहिए। जल्दी से पैसे निकाल, समझी? मुझे और कुछ नहीं सुनना है। नहीं पिताजी, मैं ये पैसे आपको नहीं दे सकती, मुझे घर का राशन लाना है। रीमा के पिता गुस्से में उससे पैसे छीनने लगते हैं, जिस वजह से सारे आलू टोकरी से गिर जाते हैं और आलू पर मिट्टी लग जाती है, जिससे आलू गंदे हो जाते हैं और रीमा नीचे गिर जाती है। उसके पिता पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। रीमा रोते हुए आलू चुनती है और मन में बोलती है, माँ, तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों चली गईं? ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा होता कि तुम मुझे भी अपने साथ ही लेकर चली जाती। अब तो ये आलू और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। अब मुझसे ये आलू कोई भी नहीं खरीदेगा और बचे हुए पैसे भी चले गए। अब मैं कैसे सब कुछ संभाल पाऊंगी? पूरी रात रीमा रोते रोते ही अपने बिस्तर पर सो जाती है और सुबह जैसे ही वो उठती है तो वो फिर से देखती है कि उसके पिता शराब की नशे में फिर से जमीन पर पड़े हैं और वो उन्हें अनदेखा कर अपने काम में जुट जाती है। घर का सारा काम खत्म करके रीमा फिर से अपने आलू की टोकरी उठाकर मंडी की तरफ चल देती है और रास्ते में सोचती है, अब तो मेरे पास आलू खरीदने के पैसे भी नहीं बचे और ये आलू भी इतने गंदे और पुराने हो चुके हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई इन्हें मुझसे खरीदेगा भी। आज आलू अगर नहीं बिके और कमाई नहीं हुई तो मैं ना तो घर का राशन ले पाऊंगी और पैसे ना मिलने की वजह से पिताजी मुझे फिर से मारेंगे। सोचते सोचते रीमा मंडी पहुंच जाती है और फिर से एक कोने में बैठ जाती है। उसे काफी ठंड लग रही होती है,
पर इस ठंड में वो आलू बेचने लगती है। आलू ले लो, आलू, आलू ले लो। साहब आलू ले लो ना, सुबह से थोड़े भी आलू नहीं बिके हैं। अरे तेरे आलू तो इतने सड़े हुए हैं और इतने गंदे भी दिख रहे हैं, इन्हें कौन ही खरीदेगा। सुबह से थोड़े भी आलू नहीं बिके थे और भूखे प्यासे उसे चक्कर आने लगते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसके आलू नहीं बिकते, तो वो अपनी टोकरी उठाकर घर की तरफ निकलती है कि तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और रीमा वही जोर से गिर जाती है जिससे उसे चोट लग जाती है। मंदिर के पास एक बुढ़ी औरत जिनका नाम रानी देवी था उसकी मदद करने आती है। तभी रीमा से बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? तुम ठीक तो हो ना? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं आई, पर मेरे आलू। मैं इन्हें उठाने में तुम्हारी मदद करती हूँ बेटा। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों उठा रही है, आप रहने दीजिए, मैं ये खुद कर लूंगी, आप तकलीफ मत कीजिए। कोई बात नहीं बेटी, किसी की मदद करने से इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। रानी देवी उसके आलू उठाकर उसकी टोकरी में रख देती है और उससे पूछती है, बेटी, तुम ये आलू से भरी टोकरी लेकर कहाँ जा रही थी? माँ जी, कुछ दिनों से मेरी थोड़ी भी कमाई नहीं हुई है, जिस वजह से मैं नए आलू नहीं खरीद पा रही हूँ, और ये आलू अब बहुत पुराने हो गए हैं, इन्हें मुझसे अब कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं इसे लेकर वापस घर जा रही हूँ। बेटा, तुम्हारी टोकरी में ये सारे आलू कितने के होंगे? नहीं नहीं माँ जी, ये आलू बहुत ही खराब हो चुके हैं, ये आलू आप मत लीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका नुकसान हो जाए। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा बेटी, और तुम ये लो, ये पैसे रख लो और सारे आलू मुझे दे दो। रानी देवी उसे 2000 रुपए देती है, जिसे देखकर रीमा बहुत चौंक जाती है और उनसे बोलती है, माँ जी, ये इतने पैसे, मेरे पास तो इसके खुले भी नहीं हैं। तुम्हें पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, तुम बस ये पैसे रख लो और आलू मुझे दे दो। पर माँ जी, ये मेरे हक के पैसे नहीं हैं, मैं इसे नहीं ले सकती, मेरे जितने पैसे बनते हैं मैं उतने ही पैसे आपसे लूंगी, आप ये पैसे वापस ले लीजिए। ये तुम्हारी ईमानदारी के पैसे है बेटी, इसे रख लो। ड्राइवर, ये आलू की टोकरी गाड़ी में रख दो। रानी देवी उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और रीमा की आंखों में चमक आ जाती है और वो पूरे रास्ते सोचते हुए घर की तरफ जाती है। आज इन पैसों से मेरी कितनी मदद हो जाएगी, इन पैसों से मैं पहले नए आलू खरीदूंगी और घर के लिए राशन भी। आज मैं बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खा सकूंगी। रीमा जैसे ही घर के पास पहुंचती है, उसके पिता शंभू उसी वक्त वहां आ जाते हैं। रीमा अपने पिता को देखकर बहुत डर जाती है और रीमा के पिता बोलते हैं, क्या रे, तू आ गई? आज मैंने सुना है कि तेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। चल, अब सारे पैसे निकाल और मुझे दे दे। नहीं, मैं अब ये पैसे आपको नहीं दूंगी। इन पैसों से कल के लिए मैं और सामान खरीदूंगी और घर के लिए राशन भी लाऊंगी। अब तू अपने बाप से जबान लड़ाएगी? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। रीमा के पिता नशे की हालत में रीमा को बहुत मारते हैं और उसका सर दीवार पर जोर से पटक देते हैं, जिस वजह से रीमा के सर से खून आने लगता है और रीमा वहीं गिर जाती है। उसके पिता उसके सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। तभी वहां उसकी कम्मो काकी भागती हुई रीमा के पास आती है। रीमा, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया? बाप रे, तुम्हारे सिर से तो बहुत ही ज्यादा खून आ रहा है। कम्मो जोर जोर से चिल्लाकर मोहल्ले वालों को जमा कर लेती है और सभी लोग रीमा की हालत देखकर आपस में बात करने लगते हैं। हाय राम, ये कैसा बाप है? कोई अपनी जवान बेटी को इतनी बेरहमी से मारता है क्या? ये तो बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। ये तो दरिंदा है, किसी दिन इस नशे की वजह से अपनी ही बेटी की जान न ले ले। पता नहीं ये बच्ची कैसे इस कसाई के साथ रह रही है। सभी लोग मिलकर रीमा की मरहम पट्टी कर देते हैं और कम्मो काकी उसे अपने घर ले जाती है। कम्मो काकी भी अकेली ही रहती थी। उसी रात कम्मो काकी उसे खाना देती है और उससे बातें करती है। रीमा, तुम कब तक अपने पिता का जुल्म सहती रहोगी? तुम्हारा बाप एक दरिंदा है। आज उसने इतनी चोट पहुंचाई है, किसी दिन वो तुझे मार ही डालेगा। इस आलू बेचने से कुछ नहीं होगा बेटी, तू मेरी बात मान। मैंने सुना है कि पीछे वाले बड़े से बंगले में काम वाली की जरूरत है। तुम वहां नौकरी कर लो, कम से कम तुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी से आराम तो मिलेगा
और 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। रीमा को भी कम्मो काकी की बात सही लगती है। अगले ही दिन वो सर पर पट्टी बांधे उस बड़े से बंगले में नौकरी ढूंढने चली जाती है। और जैसे ही वो उस घर का दरवाजा खटखटाती है, तभी वहां रानी देवी निकलती है, जिन्हें देखकर रीमा चौंक जाती है। तभी रानी देवी बोलती हैं, अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे सर पर चोट कैसे लग गई? माँ जी, क्या ये इतना बड़ा घर आपका है? हाँ बेटा, ये मेरा ही घर है। आओ, तुम अंदर आ सकती हो। माँ जी, मैंने सुना है कि यहाँ आपको किसी काम वाली की जरूरत है। क्या आप मुझे कोई काम दे सकती हैं? मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे घर का सारा काम आता है। आप जो बोलेंगी मैं वो सब काम कर दूंगी। शांत हो जाओ बेटी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम तो आलू बेचती थी ना, फिर तुम ये काम की तलाश क्यों कर रही हो? माँ जी, मेरी माँ नहीं है और मेरे पिता एक शराबी है जो हर रोज नशा करते हैं। आपने मुझे जो पैसे दिए थे, उन्होंने वो भी सारे पैसे मुझसे जबरदस्ती ले लिए और मुझे बहुत मारा, जिससे मेरी ये हालत हो गई है। मेरे पास सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस नौकरी के सिवा। आप जो भी काम बोलेंगी, मैं वो सब काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटी, इस घर में काम वाली की जरूरत है। तुम जब से चाहो काम पर आ सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। रानी देवी उसे काम पर रख लेती है। रानी देवी घर में अक्सर अकेली ही रहती है। अब रीमा भी उनके साथ ही रहती थी। रीमा रानी देवी का बहुत ध्यान रखती है और घर का सारा काम भी करती हैं। एक दिन देर रात आर्यन घर लौटता है और घर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाता है। आवाज सुनते ही रीमा भागते हुए आती है और आर्यन को जगाने की कोशिश करती है। साहब, आप ठीक तो है? साहब उठिए। पर आर्यन नहीं उठता है। रीमा किसी तरह आर्यन को कमरे तक ले जाती है, जहां वो आर्यन के सर पर छू कर देखती है तो उसे पता चलता है कि आर्यन को काफी तेज बुखार है। तभी वो मन में सोचती है, हे माँ, साहब को तो बहुत तेज बुखार है। अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें ऐसे ही छोड़कर चली गई तो साहब की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मैं इन्हें ठंडे पानी की पट्टी कर देती हूँ, जिससे इनका बुखार जल्दी ही उतर जाए। रीमा ठंडे पानी से रात भर आर्यन की पट्टी करती है, पर पट्टी करते करते वो खुद भी कुर्सी पर ही सो जाती है। तभी दूसरे दिन सुबह आर्यन जल्दी ही उठ जाता है और रीमा को पहली बार देखता है। तभी उसकी दादी वहां आ जाती है और रीमा को उठाती है। बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? रीमा घबराते हुए उठती है और बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंख कब लग गई। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। घबराते हुए रीमा वहां से चली जाती है। रानी देवी रीमा के पास किचन में जाती है, जहां वो सबके लिए चाय बना रही होती है। रानी देवी उससे प्यार से पूछती है, बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम आर्यन के कमरे में क्या कर रही थी और कुर्सी पर क्यों सो रही थी? माँ जी, कल साहब बहुत देर से घर लौट कर आए थे और वो बेहोश हो गए थे। मैंने जब उन्हें उठाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि साहब को बहुत तेज बुखार था। इसलिए मैं पूरी रात उन्हें ठंडे पानी की पट्टी कर रही थी ताकि उनका बुखार उतर सके। बेटी, जब से तुम आई हो मुझे इस घर की चिंता ही खत्म हो गई है। तुमने बहुत अच्छा किया बेटी कि तुमने उसका ध्यान रखा। उसका इस घर में ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। माँ जी, जब मैं उनकी पट्टी कर रही थी तो साहब पूरी रात बस अपनी माँ का नाम ले रहे थे। हाँ बेटी, आर्यन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, पर किस्मत का खेल तो देखो। बहुत कम उम्र में उसकी माँ का साया उससे छीन गया, जिस वजह से उसने अपना सारा समय बस काम में लगा दिया। अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं तो घर में किसी का ध्यान भी नहीं रख सकती। ये सुनकर रीमा भी अपनी माँ के बारे में सोचने लगती है और अपने मन में सोचती है, मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। समझ सकती हूँ कि माँ के बिना साहब को कैसा लगता होगा। आज मेरी भी माँ होती तो मैं भी पढ़ लिख पाती। मुझे आलू नहीं बेचने पड़ते और मुझे इस घर में काम भी नहीं करना पड़ता। मैं तो मजबूर हूँ कि मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। काश मेरी माँ आज जिंदा होती। सारी बातें आर्यन चुपके से सुन रहा होता है और उसे ये जानकर बहुत हैरान होता है कि रीमा ने उसका ध्यान रखा। रानी देवी भी इस बात से बहुत खुश है कि उनके पोते का ध्यान रखने के लिए कोई तो है।
धीरे धीरे आर्यन रीमा को नोटिस करने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन रानी देवी की तबीयत अचानक ही बिगड़ जाती है। रीमा रानी देवी को उठाने की कोशिश करती है। माँ जी, उठिए माँ जी, क्या हो गया है आपको? माँ जी उठिए। रीमा रानी देवी के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, पर फिर भी रानी देवी नहीं उठती है। तभी रीमा आर्यन को आवाज लगाती है। साहब, जल्दी आइए, पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। आर्यन भागते हुए हॉल में आता है और देखता है कि उसकी दादी बेहोश पड़ी हुई है और रीमा से पूछता है, क्या हो गया है दादी को? ये बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं साहब, मैं किचन में काम कर रही थी। जब मैं किचन से वापस आई तो मैंने देखा माँ जी जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने इन्हें बहुत उठाने की कोशिश की, पर माँ जी आंखें नहीं खोल रही है। तभी वो दोनों उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बोलते हैं, देखिए, आपकी दादी को हार्ट अटैक आया था। अभी वो खतरे से बाहर है। क्या? हार्ट अटैक? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी वो ठीक तो है ना? हाँ, अभी वो बिल्कुल ठीक है, पर अब उनकी काफी उम्र हो चुकी है। आपको इनका खास ध्यान रखना होगा। इन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैंने इन्हें कुछ दवाइयां लिख कर दी हैं। आप बस टाइम से उन्हें वो दवाइयां दीजिएगा। रीमा डॉक्टर की सारी बातें ध्यान से सुन रही होती है और डॉक्टर से बोलती है, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये दवाइयाँ माँ जी को टाइम से दे दूंगी। हम उनका ध्यान रखेंगे। रानी देवी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। आर्यन और रीमा उनका मिलकर ध्यान रखते हैं। अब रीमा और आर्यन में बातें भी शुरू हो जाती है। रीमा दिन भर रानी देवी का ध्यान रखती है, उन्हें टाइम से दवाई देती है, उन्हें खाना देती है, उनके घर को संभालती है। यह देखकर रानी देवी बहुत खुश होती है और रीमा को अपने पास बुलाती है। बेटी रीमा, जरा मेरे पास तो बैठी। हाँ माँ जी, आपको कुछ चाहिए? मुझे बताइए, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे अब बस भी करो, कितना काम करोगी दिन भर? तो तुम बस काम ही करती रहती हो, कभी मेरे पास भी बैठो। माँ जी, आप बस जल्दी ठीक हो जाइए, फिर हम दोनों बैठकर खूब बातें करेंगे। बेटी, क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? माँ जी, मेरी माँ तो मेरे पैदा होते ही गुजर गई थी। मेरे पिता मुझे मनहूस समझते हैं, इसलिए वो मेरा कभी ध्यान नहीं रखते। दिन भर बस शराब के नशे में ही रहते हैं। पैसे के लिए मुझे आलू बेचने पड़ते थे, पर उससे भी जो कमाई होती थी वो भी पिताजी ले लेते थे। कभी मुझे घर में प्यार ही नहीं मिला, तो मुझे क्या ही किसी की याद आएगी। रानी देवी को रीमा से बहुत हमदर्दी हो जाती है। रीमा रानी देवी का बहुत ख्याल रखती थी, पर उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन अचानक रीमा का पिता उनके घर के आगे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ओ लड़की, कब तक तू इस घर में छिपी रहेगी? चल बाहर निकल, अपने घर चल, निकल बाहर, समझी? तभी रीमा, आर्यन और रानी देवी शोर सुनकर बाहर आते हैं। रीमा बोलती है, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। तुझे क्या लगा था कि तू यहाँ छिप कर बैठ जाएगी? तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा क्या? चल जल्दी से, जितने पैसे हैं सब बाहर निकाल, समझी? पिताजी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। यहाँ तमाशा मत कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। तभी शंभू रीमा का बाल पकड़ लेता है और उससे बोलता है, अपने बाप से जबान लड़ाती है, चल घर, आज तुझे बताता हूँ। तभी आर्यन और रानी देवी उसे उसके पिता से बचाते हैं और रानी देवी आर्यन को बोलती है, आर्यन बेटा, इस हैवान के मुंह पर पैसे मार और दफा कर इसे यहाँ से। दोबारा इस मोहल्ले में नजर मत आना। शंभू सारे पैसे नीचे से उठाता है और वहां से चला जाता है। रीमा बहुत सहम जाती है और रानी देवी उसे अंदर लेकर आती है। वो रीमा को समझा रही होती है और बोलती है, बेटी, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब इस घर में सुरक्षित हो। शुक्रिया माँ जी। अगर आप लोग मुझे आज नहीं बचाते तो ये मुझे मार डालते। आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। नहीं पता मैं ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। बेटी, मुझे नहीं पता अब मेरी जिंदगी कितने दिनों की बची है, पर मैं आज पहली बार तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। माँ जी, मैं तो बस एक मामूली सी आलू बेचने वाली लड़की हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मैं भला आपको क्या ही दे सकती हूँ। रीमा, मुझे नहीं लगता है कि मैं अब और ज्यादा दिन जीने वाली हूँ। मेरे जीते जी मैं अपने पोते के लिए एक ऐसी बहू चाहती हूँ जो मेरे जाने के बाद मेरे बेटे और मेरे पोते का ध्यान रख सके। और मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही वो लड़की हो
जो मेरे जाने के बाद इस घर को संभाल सकती हो। क्या तुम मेरे पोते आर्यन से शादी करोगी? रीमा ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और वो रानी देवी को बोलती है, माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं एक मामूली सी आलू बेचने वाली लड़की हूँ। आपने मुझे इस घर में नौकरी दी, मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब हुई। मेरे लिए इतना ही बहुत बड़ी बात है। मैं इस घर की बहू नहीं बन सकती। लोग क्या कहेंगे कि मैंने एक अमीर लड़के को फंसा लिया है? नहीं माँ जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बेटी, मुझे समाज क्या कहेगा इसकी कोई परवाह नहीं है। दुनिया का तो काम ही है कहना। मैंने तुम्हारी गरीबी नहीं, बस तुम्हारा साफ दिल देखा है बेटी। लक्ष्मी सिर्फ पैसे से नहीं आती है, गुणों से भी आती है। मेरे लिए तो तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो। मेरी नजर में तुमसे बेहतर बहू इस घर को नहीं मिल सकती। पर माँ जी, एक मामूली सी आलू बेचने वाली इस घर की बहू कैसे बन सकती है? सांप के लिए तो बड़े घर की पढ़ी लिखी बहू ही इस घर में आनी चाहिए। रीमा ये सारी बातें सुनकर उनसे कुछ बोल नहीं पाती। तभी उसकी बात बीच में काटते हुए रानी देवी अपने पोते आर्यन से पूछती है, बेटा, क्या तुम रीमा से शादी कर सकते हो? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं दीदी, मैं जानता हूँ कि अगर आपने मेरे लिए कोई फैसला लिया है तो सोच समझकर ही लिया होगा। बस मैं रीमा की मर्जी भी जानना चाहता हूँ, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर रीमा रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, माँ जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर से मेरे लिए कभी रिश्ता आएगा। ये सब मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मैं शायद बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मुझ जैसी एक आलू बेचने वाली से अपने पोते की शादी करना चाहती हैं। रीमा भी शादी के लिए मान जाती है और कुछ दिनों बाद रीमा और आर्यन की शादी तय हो जाती है। रीमा के मोहल्ले से भी कुछ लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें कम्मो काकी आती और कुछ मोहल्ले वाले भी आते हैं जो आपस में बातें करते हैं। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतने रईसों की बस्ती में कभी आ पाऊंगा। रीमा के तो भाग्य ही खुल गए। अच्छा ही हुआ, इतनी गुणी लड़की को इतना बड़ा ससुराल तो मिला। उस दरिंदे पिता से अब उसे डरना नहीं पड़ेगा। भगवान करे कि अब यहाँ हमेशा खुश रहे। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी रीमा मंडप के पास पहुंचती है। रीमा लाल शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग रीमा को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। रीमा जैसे ही मंडप पर पहुंचती है तो वो काकी को देखती है और उन्हें गले लगा लेती है। और काकी रीमा से बोलती है, मेरी बच्ची, मैंने तुझे कहा था ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैं तुझे ऐसे देख के बहुत खुश हूँ बेटी, और तुम इस लाल जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही हो। काकी, अगर आज आप नहीं होती तो शायद मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। ये सब कुछ बस आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। आपने मेरी माँ की तरह ही हमेशा मेरा ध्यान रखा है, नहीं तो मैं अब तक हिम्मत हार चुकी होती। अरे बस बस, मेरी बेटी आज इतनी खुश है, इतने बड़े घर में उसकी शादी हो रही है। इससे ज्यादा मुझे और क्या ही चाहिए। इन सारी बातों के बीच रीमा का ध्यान उसके पिता की तरफ जाता है, जो शर्म से एक कोने में बैठे रो रहे थे। रीमा उनके पास जाती है और बोलती है, पिताजी, आप मेरी शादी में आए, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। पिताजी, मैं आज बहुत खुश हूँ। काश आज माँ यहाँ होती, वो भी मुझे दुल्हन बने देखकर बहुत खुश होती। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जिसने कभी अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, बस उसे एक बोझ ही समझा। मैंने तुझे बहुत दुख दिए। अब तुम बहुत खुश रहना बेटी। थोड़ी देर बाद रीमा आर्यन का हाथ पकड़कर उसके साथ फेरे लेती है। जहाँ फेरे लेते समय अपने मन में एक बात सोचती है। कुछ समय पहले तक मेरे हाथ में एक आलू की टोकरी थी और अब इन्हीं हाथों में मेरा भविष्य है। समय का खेल भी बहुत अजीब है। बहुत ही धूमधाम से शादी संपन्न होती है। सारी रस्में पूरी होती है। अब सुबह सुबह रीमा को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और सारे काम के लिए घर के नौकर होते हैं। रीमा सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठती है और तभी एक नौकर उसके बिस्तर में उसके लिए चाय लाकर देता है। रीमा बहुत भावुक हो जाती है। तभी आर्यन रीमा से पूछता है, रीमा, क्या हुआ? सुबह सुबह तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ऐसी जिंदगी मिलेगी। पहले यही हाथ मिट्टी से सने हुए होते थे। आज उन्हीं हाथों में इस बड़े से घर की चाबियां हैं।
अब मुझे आलू बेचने जाने की चिंता नहीं होती। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना प्यारा परिवार मिला है। मैं तो बस मरने की ही कल्पना करती थी और अपने मुझे नई जिंदगी दे दी। रीमा, अब तुम्हें इन सब की चिंता नहीं करनी चाहिए। किस्मत वहीं ले जाती है जहां कद्र होती है, चाहे रास्ता कोई भी हो। खुशनसीब तो हम हैं कि तुमने हमें अपनाया है। इस घर में पैसा तो था, पर हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। मुझे खुशी है कि तुम इस घर की बहू